शादी के बाद क्या क्या चीज़ें आप जो है अपने साथ डाउरी में लेके जाएं। डाउरी सिर्फ फीमेल की तरफ से नहीं होती, मेल मेंबर्स की तरफ से भी डाउरी होती है जो उनको लेके आनी होती है, जो उनको गैदर करके करेज रखनी होती है, बिकॉज शादी एज इट इज़ एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है। और अगर आप शादी में हैं या आप शादी करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जिनके बगैर आपकी शादी जो ख़राब हो सकती है, या बहुत दफ़ा कपल्स को एक दूसरे को, पार्टनर्स को समझने में मुश्किल होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि शादी के 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 6 महीने के बाद डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रहे होते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है, क्योंकि पेशेंस दोनों साइड पे बहुत कम है। ना लड़की की साइड से पेशेंस होती है, ना मर्द की साइड से पेशेंस होती है। और रही सही कसर जो है वो हमारे पेरेंट्स दोनों साइड के जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस बता बता के वो निकाल देते हैं। मैं सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपने गाइड ही करना था, या आपने हर वक्त जो है वो बच्चे को ये मामाज बॉय या मामाज गर्ल थी, या पापा की परी टाइप आपकी बेटी थी, या बेटा जो है आपका सिर्फ आपकी बात सुनता है, तो फिर आपको उनको अपने पास रखना चाहिए। डोंट लेट देम रूइन एनी अदर्स लाइफ। किसी लड़के की, किसी लड़की की लाइफ क्यों आप खराब करने देते हैं? या आप कैसे ये चीज़ कहते हैं कि अब तुम शादी के लिए रेडी हो, गेट मैरिड? हम सिर्फ नंबर ऑफ एज देखते हैं कि जी मेरी बेटी 23 साल की हो गई, 24 साल की होगी, तो अब इसकी शादी की उम्र है। आपने कभी ये गौर किया है कि शादी की उम्र का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज नहीं होती, मेंटल एज भी शादी की होनी चाहिए। उसको ज़हनी तौर पे क्या आपने इतना गाइड किया है? क्या आपकी बेटी या बेटा इतना मैच्योर्ड है कि उसको ये पता हो कि शादी का रिश्ता है, उसको कैसे चलाना है? या आपको ये लगता है कि आप शादी हो जाएगी एक बार तो आप डेली बेसिस पे कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर देंगे कि जी ऐसे नहीं, बीवी को ऐसे रखो, हस्बैंड को ऐसे रखो? दिस इज द मेजर रीजन कि शादियां टूटती हैं। दिस इज द मेजर रीजन। देखें, बच्चे की जो है ना वो मजबूरी है माँ बाप की बात सुनना, लड़की की मजबूरी है अपने पेरेंट्स की बात सुनना। कोई भी इतना मैच्योर्ड नहीं होता कि फौरन से बिल्कुल डिस्पैच हो जाए अपनी फैमिली के साथ से, डिटैच हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए कि जी वो अपने पेरेंट्स की सुनना छोड़ दे और जी कहे अब मैं अपने हस्बैंड की सुनूंगी, या हस्बैंड के जी मैं सिर्फ अपनी बीवी की सुनूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। इन्फ्लुएंस तभी रहता है, आप देखें, आप अगर अपने बच्चे की शादी करते हैं तो आप उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दें, अनलेस कि वो आपको खुद आके ये ना कहेंगे जी हमारे साथ ये मेजर इशू चल रहा है, हमारी इस बात पे जो है वो डिफरेंसेस हैं, तो प्लीज इसे सॉल्व कीजिए। पेरेंट्स या बहन भाई, सिबलिंग्स या इधर उधर से जो हमारी रिलेटिव्स होती हैं, सो कॉल्ड आंटीज या अंकल्स होते हैं, वो सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं, वो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जी कोई ना कोई गलती जो है वो कपल्स कर बैठते हैं। अच्छा, अब एड्रेस करते हैं कपल्स को कि कौन से वो इश्यूज हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है शादी में, और कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन से वो डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, राइट? सो एडजस्टमेंट इशू सबसे पहले आ जाता है। एक लड़की जो अपना सारा घर बार छोड़ के आई है, सिर्फ एफर्ट उसकी साइड से नहीं होती, वो ही नहीं छोड़ के आई होती, जो लड़का है उसको भी अपनी आज़ादी छोड़नी पड़ती है। ठीक है, अब एकदम से उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ जाता है। पहले वो 2 बजे घर आ रहा है, फ्रेंड से मिल के आ रहा है, मीटअप्स करके आ रहा है, पार्टी करके आ रहा है, कुछ भी चीज़ करके आ रहा है। अब उसकी वाइफ है घर पे तो उसको 10 बजे जॉब के बाद सीधा घर आना है। तो ये लड़का, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गाय, बीइंग अ मैन, ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है जो वो अपनी वाइफ के लिए देता है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ लड़कियां जो हैं, सिर्फ औरतें जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के आती हैं तो वो सेक्रीफाइस देती हैं, ठीक है? एक और सेंस में हस्बैंड लोग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस इसलिए देते हैं क्योंकि वो मिडिल एक वो बन जाता है
हिटिंग बैक बन जाता है। वाइफ भी उसे हिट कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये कर दिया, और मदर पेरेंट्स उसे हिट कर रहे हैं कि जी तुम्हारी वाइफ ने ये कर दिया, और थर्ड साइड से वाइफ के पेरेंट्स भी उसको हिट कर रहे होते हैं कि जी आपने हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखा। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। इन सब मेस से बचने के लिए आपको शादी के पहले 2 या 3 साल बहुत काम डाउन होके, बहुत हौसले से एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि वो किस तरह का है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि हम शादी से पहले मिले थे, अरेंज मैरिज की बात कर लीजिए, शादी से पहले मिले थे, अगर आप 4 से 6 घंटे मिलेंगे तो कोई भी अपने आप को रफ एंड टफ प्रेजेंट नहीं करेगा। एवरीबडी शुड प्रेजेंट देम एज द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन और द मोस्ट क्लीनेस्ट वुमेन और द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वुमेन और मैन। जब उसी तरह लेकिन जब 6 से 7 घंटे का टाइम जब आप मिले और आपकी शादी हो गई, अब आपको पूरी लाइफ साथ रहना है, ठीक है। अब आपको जो पूरी लाइफ साथ रहना है तो डेली बेसिस पे एक दूसरे की हैबिट्स रिवील होंगी, डेली बेसिस पे एक दूसरे के इंटरेस्ट रिवील होंगे, डेली बेसिस पे एक दूसरे के फेवरेट्स और अनफेवरेट्स रिवील होंगे। तो उनको जज मत कीजिए कभी, उनको कभी ये मत कीजिए हाँ हमारे घर में तो ये होता है, ये तो बड़ी लो स्टैंडर्ड बात है। मैंने बहुत दफा हस्बैंड्स को देखा है कि जी इनकी साइड पे तो ये चीजें होती हैं, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, और हम तो जरा स्टैंडर्ड पीपल हैं। या वाइफ को बहुत दफा प्राउड फील कर वाली इस तरह की बड़ी अजीब सी बातें करते हुए सुना है कि जिनकी साइड पे तो ऐसे होता है, हमारे तो अब्बा ऐसे करते थे और ये करते। ये वो बातें हैं जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या वाइफ और हस्बैंड के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटीमेसी शेयर कर रहे हैं या इंटीमेसी नहीं भी शेयर कर रहे तो इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा है कि वो हर वक्त इंटीमेट है। इंटीमेसी का सिर्फ सेक्स करना नहीं है या सेक्सुअल जो है वो मोमेंट्स शेयर करना नहीं है। इंटीमेसी का मतलब आप ये है कि आप उसको समझें और वो आपको समझे, आप उसकी हैबिट्स को एज लव लैंग्वेज ले लीजिए और वो आपकी हैबिट्स को एज लव लैंग्वेज ले लेंगी। तो कपल गोल्स में सबसे पहले एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सेकंड आ जाता है कम्युनिकेशन। अनफॉर्चुनेटली अगर कपल के बीच में कोई इशू हुआ है तो जो है वो हस्बैंड जो है वो सुबह उठ के अपने ऑफिस के दोस्तों में सारे इश्यूज जो है वो बता रहा होता है, और वाइफ जो है हस्बैंड के जाते अपने पेरेंट्स को कॉल करी, तो पेरेंट्स को कॉल नहीं कर रही होती तो अपनी फ्रेंड्स में गॉसिप कर रही होती है। और जिंदगी में बात याद रखें, कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है जो आपको जेन्युइन मशवरा देगा कि जी आप अपनी वाइफ को मना ले जाके, आप पहले सॉरी कह दें, या कोई ऐसी फ्रेंड नहीं होती जो कहती कि जी आप अपने हस्बैंड को सॉरी बोल दें। हमेशा 80 से 90% फ्रेंड्स यही मशवरा देंगे, खुद आएगा मना लेगा, तुम आराम से बैठो, या खुद आएगी मना लेगी, उसको दबा के रखो एंड ऑल दैट। इस तरह के स्टूपिड आइडियाज आपको देते हैं जो कि शादी खराब करने में इतना ज्यादा ये चीजें लीड करती हैं कि आपको आइडिया भी नहीं है, आपको पता ही नहीं होता, इतना इशू हुआ भी नहीं होता कि आपसे। और ये सिर्फ किस लिए होता है कि कम्युनिकेशन नहीं है। घर से बाहर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सारी दुनिया के साथ है, लेकिन जो 4 दीवारी के अंदर 2 लोग बैठे हैं उनमें जीरो कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसको जो है कम्युनिकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू बी अ गुड पार्टनर और टू गेट अ ब्यूटीफुल मैरिज। थर्ड जो है जी, अगर आपको अपने इश्यूज समझ नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपको अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करना, फ्रेंड्स से शेयर नहीं करना, बट यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो उसके लिए होते हैं साइकोलॉजिस्ट, उसके लिए होती है कपल थेरेपी। और आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग कपल थेरेपी लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं जो कि बिल्कुल डिवोर्स पे आते आते रुक जाते हैं, डिवोर्स का नामो निशान नहीं रहता उनके अंदर, और दोबारा से पैचअप होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कपल एक दूसरे के बारे में नहीं समझ रहा होता, वो आपको साइकोलॉजिस्ट समझा देता है। कपल थेरेपी इसीलिए की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कई दफा लोग ये सवाल करते हैं जी कि हम अपने इंटीमेट इश्यूज किसी साइकोलॉजिस्ट को क्यों बताएं। साइकोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो आपको कभी जज नहीं करता, जो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, उनके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देता है, और आपको उनके अकॉर्डिंग थेरेपी देता है, उनके अकॉर्डिंग आपका माइंड रिलैक्स करता है, उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइफ को सेटल डाउन कर देता है। आपको बेसिकली ये बता देते हैं कि ये हैजर्ड्स हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए, और ये चीजें जो हैं आप कर सकते हैं।
ठीक है। मैरिज जहाँ बहुत ज़्यादा एक नाजुक रिश्ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिश्ता भी है। ऐसा नहीं है कि मैरिज एक कोई पॉइजन का कोई वो है कि जी आपने हर सूरत में वार्निंग है जी कि ये रेड अलर्ट है, इससे आगे नहीं जा सकते। आप अपनी मैरिज में रह के बहुत फ्रीडम जो है वो फील कर सकते हैं। बट हम जो है शादी के शुरू से ही वो जो आपके माइंड में बात डाल देते हैं कि जी बैचलर पार्टी है, आज आखिरी आज़ादी की रात है एंड यू एंजॉय इट, एंड बहुत सारी ऐसी स्टूपिड चीज़ें होती हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे इस तरह की चीज़ें अब बोलनी पड़ी हैं क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जी। बाकायदा जो है वो बैचलर पार्टीज रखी जाती हैं लड़की और लड़के के लिए, बताने के लिए कि जी दिस इज़ योर लास्ट फ्रीडम नाइट, और उसके बाद तो आप पता नहीं कौन से जो है वो केज में चले जाएंगे। जबकि आपको अपने फ्रेंड को अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप अच्छी एक अल्लाह मियां ने आपको एक मौका दिया है कि आप एक अच्छी लाइफ जीने जा रहे हैं और आपका कोई शेयरिंग वाला पार्टनर मिल जाएगा, आपको कोई हेल्पर मिल जाएगा। ये पर्सपेक्टिव कभी भी कोई नहीं दिखाता। सो कपल थेरेपी के लिए जा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरा नंबर जो है वो वीडियो के नीचे बाद में कहीं पे भी आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी एक कपल्स एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि जब नई नई शादी होती है तो उनको बड़ा शौक होता है कि वो अपनी इंटीमेसी जो है वो जो शेयर करते हैं, जो सेक्सुअल मोमेंट्स शेयर करते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। फिर मेरी वाइफ को ये अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड की परफॉर्मेंस ऐसी है, मेरी वाइफ की परफॉर्मेंस इज़ लाइक उसको ये चीज़ पसंद है। एंड ये मतलब कई दफ़ा लोगों ने अपने मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ 15 डेज 20 डेज पहले, ईद से पहले कपल आया था जिनके पास फोटोज थी किसी और कपल की। उन्होंने अपनी इंटीमेट फोटोज जो है सेंड की हुई थी, शेयर की हुई थी किसी फ्रेंड्स ने, मेल्स ने आपस में, कि जी हम इस तरह की इंटेंस जो है वो बॉन्डिंग शेयर करते हैं, विच वॉज वेरी शेमफुल। क्योंकि वो अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा था पर्सन कि जी वो मेरा फ्रेंड इस तरह की इंटीमेसी शेयर करता है तो आप जो है मेरे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं करती। फिर उसकी वाइफ में मैं इसीलिए अट्रैक्टेड हूँ। ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बात है, शायद आपको सुनने में भी बहुत अजीब लगेगी, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं। होती क्यों हैं? क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा सुपर हीरो बन के लोगों को दिखाना होता है। एक चार दीवारी में एक चीज़ आप कर रहे हैं, एक मोमेंट आप शेयर कर रहे हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है आप उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए, उसको पब्लिक कीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो मैच्योर्ड कपल्स होते हैं, जो रीजनेबल कपल्स होते हैं, वो कभी भी इस तरह की स्टूपिड चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत मेजर पॉइंट्स थे, क्योंकि मैरिज को चलाने के लिए हज़ारों तरह के पॉइंट्स होते हैं, हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं। आपके माइंड में कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरे पास जो मेजर पॉइंट्स थे, जो टॉप जो नोट्स थे, वो मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा भी किसी को कपल थेरेपी चाहिए हो, या किसी को अपने मैरिज के बारे में डिस्कशन करनी हो, या यू आर सीकिंग अ पार्टनर, उसके लिए कोई डिस्कशन चाहिए हो कि आपका एप्टीट्यूड, आपकी नेचर कैसी है, आपको पर्सनालिटी असेसमेंट चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज, दैट इज़ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस। टिकटॉक और हर तरह की सोशल मीडिया ऐप पे मैं साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से अवेलेबल हूँ। और यूट्यूब पे जो है आप मुझे डॉक्टर स्टॉक में देख रहे हैं, इंशाल्लाह देखते रहेंगे। स्टे हैप्पी, खुश रहिए, जीते रहिए। और बीइंग साइकोलॉजिस्ट मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें लोगों को ये वीडियोस, ताकि आपके हाथों से भी किसी और का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।